नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। कंपनीज आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको लोन देती हैं। आपकी एलिजिबिलिटी देखकर, जैसा कि आपका सिविल स्कोर होता है, कंपनीज आपको लोन दे देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको लोन मिल जाता है और आप उस लोन का इस्तेमाल भी करते हैं या कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ भी करते हैं। दोस्तों, उसके बाद शुरू होता है रिकवरी का प्रोसेस। रिकवरी का प्रोसेस कह लीजिए, रीपेमेंट का प्रोसेस कह लीजिए। रीपेमेंट के दौरान कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समय से पेमेंट नहीं कर पाते। किसी को बिजनेस में लॉस हो जाता है, किसी के मेडिकल ग्राउंड पे बात आ जाती है, किसी की जॉब चली जाती है। दोस्तों, कोई जॉबलेस हो जाता है। कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिससे लोन डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद कंपनी का वही ढर्रा, कॉल शुरू हो जाती हैं। इधर से कॉल, उधर से कॉल, ये कॉल्स, मतलब कॉल कर करके आपको पहले तो 3 से 4 महीने आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया जाएगा कि आप ये सोचेंगे कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद फिर आपको व्हाट्सएप पे धमकियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, लोन सेटल करिए नहीं तो आपके खिलाफ हम FIR करेंगे। तरह तरह की कानूनी धमकियां आपके ऊपर, 420, 406, 120 भी पता नहीं और कौन कौन से मुकदमे, मतलब डराने की इंतहा कर दी जाएगी कि आप किसी तरीके से कंपनी का पैसा दे दें। और फिर दोस्तों आ जाता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन भी कंपनी के पास एक वेपन की तरह है। आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन के नोटिस को दरकिनार कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नोटिस आपको किसी भी तरीके का आ रहा है, आपने उस नोटिस को कभी भी दरकिनार नहीं करना। और दोस्तों, मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है तो कंपनी को प्रायर नोटिस प्लस इंटीमेशन दीजिए। कंपनी को पहले से ही अपनी आर्थिक स्थिति बताइए, उनको अवगत करवाइए, ताकि दोस्तों बाद में आप परेशान ना हो। दोस्तों, आर्बिट्रेशन में के नोटिस, आपके पास यदि आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है और आप रिप्लाई दे भी देते हो, एक बार आएगा, दोबारा फिर आएगा, फिर तीसरी बार आएगा, मतलब आर्बिट्रेशन के 2-3 नोटिस आते रहेंगे आपको। दोस्तों, ये मत सोचिए कि आर्बिट्रेशन का नोटिस एक बार ही आएगा, 2 से 3 बार आ सकते हैं। और हर नोटिस का जवाब आपने एडवोकेट के थ्रू देना ही देना है। दोस्तों, नहीं देंगे तो आप मुसीबत में फंसेंगे। कंपनी को आप ये मौका दे देंगे कि कंपनी आपके ऊपर कार्रवाई करे। दोस्तों, कंपनी तो ऐसा ही चाहती है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया तो आपको किसी तरीके से शिकंजे में लेकर पैसा वसूल लिया जाए। पैसा तो खैर देना ही चाहिए, लेकिन किसी को शिकंजे में फंसाकर मजबूर करके पैसा वसूल करना तो शायद सही नहीं बनता। फिर दोस्तों, आपके पास आएगा आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग का नोटिस। आप उसके ऊपर ही जवाब दे देंगे, ऑब्जेक्शंस उठा देंगे। ये मत सोचिए कि दोबारा नहीं आएगा, फिर आएगा। अवार्ड भी पास हो सकता है नो ऑब्जेक्शन देने के बाद। यदि अवार्ड जब पास हो जाता है, अवार्ड पास हो जाने के बाद फिर जब वो एग्जीक्यूशन में जाएंगे, सारा खेल उनका एग्जीक्यूशन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन उठाए थे। तो एग्जीक्यूशन कोर्ट ये देखेगी कि भाई अवार्ड तो गलत तरीके से ही पास हुआ है, एग्जीक्यूशन इनको करने की क्या जरूरत है। कंपनी का काम खत्म। अब दोस्तों, बात करते हैं सेक्शन 25 की। सेक्शन 25 पे बात पहुंच जाती है। सेक्शन 25 दोस्तों
आप ये कह लीजिए सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही छोटा भाई है दोस्तों। सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये इसलिए होता है कि जब आजकल आपको जैसे पता ही है कि डिजिटल लैंडिंग है, चेक तो कोई जल्दी देता नहीं, तो आपका ईसीएस मैंडेट कंपनियां अप्रूव करवा लेती हैं। अप्रूव कराने के बाद जिनकी तो ईएमआई जा रही है तो जा ही रही है, अब जिनकी ईएमआई बाउंस होनी शुरू हो जाती हैं तो उनके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों कई लोग सवाल ये पूछते हैं क्या ईसीएस बाउंस का केस पूरे के पूरे लोन पर होता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईसीएस बाउंस का केस एक ही ईएमआई पे होगा। अब मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है और उसकी ईएमआई बन रही है 10,000 रुपए, 24 ईएमआई, राइट? तो कम 5, 6, 7, 8 ईएमआई उसकी बाउंस हो गई। कंपनी ने पहले जोर लगाया यार किसी तरीके से इनका पैसे ऐसे वसूले जाएं, नहीं तो फिर ईसीएस बाउंस का केस कंपनी लगा देती है। अब दोस्तों आपके पास ईसीएस बाउंस का नोटिस आ गया। पहले तो एडवोकेट का नोटिस आएगा, नोटिस का आपने जवाब जरूर देना है, जवाब टालना नहीं है, नंबर 1। उसके बाद चलो हमने जवाब भी दे दिया। जवाब देने के बाद फिर क्या हुआ? फिर कंपनी क्या करती है कि कंपनी उसी नोटिस को लेकर कोर्ट में आपके खिलाफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का केस लगा देती है दोस्तों। और दोस्तों इसकी सुनवाई ऐसे नहीं होती। सबसे पहले जिस कंपनी ने केस लगाया है, कंपनी को कोर्ट में यह साबित करना होता है कि जी हाँ, ये जो कंटेंट्स हमने अपनी कंप्लेंट में दिए हैं ये सही हैं। और दोस्तों सम्मन आप तक पहुंचते पहुंचते, सम्मनिंग ऑर्डर आप तक पहुंचते पहुंचते लगभग 1 साल लग जाता है दोस्तों। पहले केस लगेगा, उसके ऊपर प्री एविडेंस होगा, कंपनी की सुनवाई होगी, फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आपको सम्मन करना है कि नहीं करना है दोस्तों। कुछ मामलों में तो कोर्ट सम्मन करती ही नहीं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कर भी देती हैं। अगर कोर्ट आपको सम्मन कर देती है फिर आपने क्या करना है, आप कोर्ट में अपील होइए और बेल करवा लीजिए। सेम डे बेल हो जाती है दोस्तों और ट्रायल चलता रहता है दोस्तों। ये तो हो गई एक बात। अब दोस्तों आपको मैं एक पहलू इसका और भी बताता हूं कि आप इससे बच कैसे सकते हो दोस्तों। ईसीएस बाउंस का केस जो होता है, सेक्शन 25 का जो केस होता है, वो कंपाउंडेबल केस होता है दोस्तों। केस कितनी अमाउंट का लगा? 1 ईएमआई का, ठीक है। 1 ईएमआई का केस चला, 6 महीने चला, साल चला, 1.5 साल चला, 2 साल चला। आप अपीयर मान लीजिए नहीं हुए, केस लगने के साल भर बाद भी आप अपीयर नहीं हुए। फिर जब आप अपीयर हो जाते हैं, 1.5 साल निकल जाता है, फिर आप कोर्ट के सामने आकर ये कह सकते हैं कि ठीक है जी, इन्होंने 1 ईएमआई पे केस किया है, वो ईएमआई मैं दे देता हूं दोस्तों। अब मुझे तो नहीं लगता कि 1.5 साल बाद भी आप 1 ईएमआई नहीं पे कर पाओगे, लगभग सभी कर देते हैं दोस्तों। तो जैसे ही आप कोर्ट में ये बात कहोगे कि जी हम 1 ईएमआई अभी पे कर देते हैं, तो कोर्ट आपकी रिक्वेस्ट तुरंत मान लेगी। कोर्ट कहेगी ठीक है जी, जितनी अमाउंट का केस था आप उसको वापस कर रहे हैं। कोर्ट केस को कॉम्प्रोमाइज के तौर पर मान लेगी और केस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि जिस इंसान की 24 किस्तें हैं, तो कंपनी 24 किस्तों में क्या यही सब भोगेगी क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करें, जब आपके पास इस तरीके का सम्मन आता है दोस्तों, तो आप सीधे सीधे कोर्ट में जाकर कह दीजिए कि हाँ भाई 1 ईएमआई है सर, मैं पे कर दूंगा। केस आपका सेक्शन 24 का वही खत्म हो जाएगा।
तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे कंपनी कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगी, बल्कि नुकसान कंपनी का ही होगा। फिर कंपनी ये सोचेगी कि मुझे सारी ईएमआई वसूलने के लिए अलग अलग केस लगाने पड़ेंगे, 24 ईएमआई है तो 24 केस लगाने पड़ेंगे। दोस्तों कंपनी ऐसा नहीं करेगी। फिर मामला क्या होगा, अंत में फिर मामला सेटलमेंट पर आके खत्म हो जाएगा। कहेंगे जी आप ऐसा करिए, हमसे सेटलमेंट कर लीजिए। मान लीजिए लाख रुपए का लोन है तो 15,000 20,000 में आपका लोन सेटल आराम से हो जाएगा। बाकी आपकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर है दोस्तों सेक्शन 25 में बस आपको इन्हीं कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। बाकी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया दोस्तों, जो कि पेड है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स करें, आपकी कॉल का जवाब दें, ताकि आपकी समस्या का हल हो सके। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को तक फैलाएं, ताकि लोग सेक्शन 25 के केस का जो मन में डर है उस डर से बाहर निकलें। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूंगा, प्रायर नोटिस जरूर भेजिए। कोई भी नोटिस आता है उस नोटिस को आप इग्नोर मत कीजिए, खुद वकील ना बनिए, वकील के थ्रू उस नोटिस का जवाब दीजिए, तभी आप सेफ रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।